एक चेन है और मैं इस चेन को यूनिफॉर्म स्पीड v से उठा रहा हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस चेन को जब मैं स्पीड v से उठा रहा था तो मेरे द्वारा इस चेन पर कितना फोर्स एक्सर्ट किया गया। अगर इसका आंसर आप mg सोच रहे हो तो ये रॉन्ग है। दिस दिस इज द हाफ राइट आंसर। तो आज देखते हैं फिजिक्स का एक ट्रैप जिसमें 90% स्टूडेंट्स एग्जाम में रॉन्ग करके आते हैं। तो क्वेश्चन पे आते हैं। तो एक चेन है और इस चेन को एक आदमी स्पीड v से उठा रहा है। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि आदमी जो इस चेन को उठा रहा है उसने कितना एवरेज पावर लगाया और इस चेन का लेंथ L है और इसकी मास डेंसिटी है लैम्डा। तो लैम्डा इज लीनियर मास डेंसिटी ऑफ दिस चेन। तो हमें फाइंड करना है इसमें एवरेज पावर। एवरेज पावर इज टोटल वर्क डन बाय टाइम। तो टोटल वर्क डन अपॉन टाइम। एवरेज पावर इज टोटल वर्क डन बाय टाइम। टोटल वर्क डन अपॉन टाइम। तो टोटल वर्क डन के दो पार्ट्स होंगे, वर्क डन 1 प्लस वर्क डन 2 बाय टाइम। तो वर्क डन 1 ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क है। ये आदमी जब इस चेन को ऊपर खींच रहा है तो इस चेन का कुछ वेट होगा, उस वेट के अगेंस्ट वो फोर्स अप्लाई करेगा और उसके कारण वो वर्क डन होगा। और ये वर्क डन 2 फिर क्या है? ये वर्क डन 2 90% स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं। बस वो वर्क डन 1 निकाल कर वर्क डन 1 अपॉन टाइम पावर आ गया, जो कि रॉन्ग है। तो पहले हम वर्क डन 1 देखते हैं और फिर 2 पे आते हैं। तो वर्क डन 1 कैसे आएगा? तो वर्क डन 1 के लिए ये जब आदमी इस चेन को उठा रहा है तो उस चेन का कुछ वेट होगा, तो उस वेट के अगेंस्ट वो वर्क कर रहा है। तो आदमी जो है वो हर इंस्टेंट पर उस वेट के बराबर फोर्स लगा रहा है और उस फोर्स के कारण वर्क आ रहा है और उस वर्क के कारण पावर आ रहा है। तो वर्क डन कैसे आएगा? मान लो जब ये चेन पूरा यहां पे था तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो यहां पे था। तो पूरा जब टन गया तो इस चेन का लेंथ L होगा। तो इस चेन का लेंथ L होगा तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो L/2 पे होगा। तो वर्क डन बाय मैन कितना होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगा? हम पूरे चेन पर ध्यान कंसंट्रेट करने के बजाय सेंटर ऑफ मास पे करेंगे और सेंटर ऑफ मास का हाइट जो है वो L/2 चेंज हुआ है, इसीलिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो mg L/2 होगी। तो ये हो गया, अगर चेन का मास अगर m है तो mg और L/2। और ये मास m कैसे आएगा? तो लैम्डा L g L/2। तो यहां से आ गया लैम्डा L² g/2। तो ये हो गया वर्क डन 1। तो पावर ड्यू टू दिस वर्क P1 हम अगर कहें तो वर्क डन 1 अपॉन टाइम होगा। तो यहां से आ गया लैम्डा L² g/2 इंटू टाइम। तो यहां से आ गया लैम्डा L g अपॉन 2 इंटू L/टाइम। यहां से हम एक L को लिखे L/टाइम, तो L/टाइम जो है V है। अगर हम V स्पीड से इसको ऊपर उठा रहे हैं तो यहां से आ गया लैम्डा G L V अपॉन 2। तो ये पावर 1 आ गया। तो आदमी जो
चेन के वेट के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, उस वर्क के कारण जो पावर आ रही है वो लैम्डा जी वी एल अपॉन 2 होगी। तो ये वर्क डन 2 कैसे आएगा? तो वर्क डन 2 के लिए ध्यान दो कि जो आदमी यहां पर फोर्स लगा रहा है, जब ये चेन को ऊपर उठा रहा है, तो इस फोर्स के 2 पार्ट है। एक पार्ट तो उसके वेट एम जी को बैलेंस कर रहा है, और एक फोर्स जो है वो यहां जो चेन का पार्ट रुका हुआ है, इस पार्ट को स्पीड वी दे रहा है। अब ये पार्ट आकर इस हैंगिंग चेन में आकर चिपक गया, तो एक तरह से ये इन इलास्टिक कोलिजन हो गया। तो फोर्स 2 काम कर रहा है, एक तो इस वेट को बैलेंस कर रहा है, और सेकेंड यहां जो पार्ट रेस्ट में है उसको स्पीड वी दे रहा है ताकि वो यहां से उठकर इस हैंगिंग पार्ट में चिपक जाए। तो ऐसा सिस्टम जिसका मास लगातार चेंज हो रहा हो उसको हम कहते हैं वेरिएबल मास। तो यहां ये जो चेन है इसका मास जो है वो लगातार चेंज हो रहा है, हर इंस्टेंट पर कुछ मास डीएम यहां से उठकर इस चेन में आ रहा है। तो इसके कारण जो वर्क डन हो रहा है उस वर्क डन को हम क्या कह रहे हैं? W2। तो ये वर्क डन कैसे आएगा? तो वर्क डन 2 के लिए पहले हम फोर्स फाइंड करेंगे कि फोर्स कितना होगा। तो फोर्स हमें पता है कि बाय न्यूटन सेकंड लॉ dP अपॉन dt होता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ दिस हैंगिंग पार्ट। मान लो किसी भी टाइम ये x लेंथ जो है वो हैंग हो रहा है, x लेंथ तक इसने उठा लिया है, तो dP अपॉन dt, और d अपॉन dt p को हम लिखेंगे mv। ठीक है, इस चेन की मास इंटू इसकी स्पीड v। अब अगर मास कांस्टेंट होता तो ये मास यहां से m बाहर आता और हम लिखते हैं m dv अपॉन dt इज इक्वल टू m इंटू a। पर यहां पर मास m कांस्टेंट नहीं है। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ वेरिएबल मास। यहां पर मास m लगातार चेंज हो रहा है, तो हम यहां पर m इंटू a नहीं लिख सकते हैं, m इंटू a यहां पर रॉन्ग है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे d अपॉन m dv अपॉन dt प्लस v dm अपॉन dt। दिस इज द प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो यहां से क्योंकि इसकी स्पीड v कांस्टेंट है तो ये टर्म 0 हो गया। तो अब dm बाई dt होगा लैम्डा इंटू वी। कैसे ये आ गया? तो अगर dt टाइम में dm मास अगर यहां से उठ के इसमें आ रहा है तो dm को हम लिख सकते हैं कि कितना? लैम्डा इंटू dx। क्यों? क्योंकि अगर dt टाइम में अगर dx लेंथ का मास इसमें चिपक रहा है तो dx का मास कितना होगा? लेंथ इंटू दिस लैम्डा, dm हो गया इतना। तो dm बाई dt होगा dx बाई dt चेंज इन लेंथ का रेट, तो वो v हो गया। तो ये हो गया लैम्डा इंटू वी, यहां से आ गया लैम्डा वी स्क्वायर। तो आप देख रहे हो कि इस चेन को खींचने के लिए एक फोर्स तो हम लगा रहे हैं इसका वेट, और सेकेंड फोर्स है लैम्डा वी स्क्वायर। तो इस फोर्स के कारण इंस्टेंटेनियस पावर पी आई कितना होगा? फोर्स इंटू वेलोसिटी होगा, क्योंकि पावर जो है वो फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है। तो फोर्स है लैम्डा वी स्क्वायर और वेलोसिटी है वी।
तो लैम्डा वी क्यूब हो गया पीआई। पीआई इज द इंस्टैंटेनियस पावर। तो जब ये चेन पूरा लेंथ एल में हैंग हो गया तब एवरेज पावर कैसे आएगा इसे? किसी भी फंक्शन का एवरेज कितना होता है? इंटीग्रेशन एफ टी डी टी 0 to t अपॉन टाइम, ये किसी भी फंक्शन का एवरेज होता है। तो पीआई अगर इतना है तो इसका एवरेज कितना होगा? तो एवरेज पावर पी टू जो होगा वो इंटीग्रेशन पी आई डी टी 0 to t अपॉन टाइम। तो यहां से आ गया इंटीग्रेशन 0 to t लैम्डा वी क्यूब डी टी अपॉन टाइम। ये टाइम ये क्या है? जब चेन पूरा हैंग हो गया है, ये वो टाइम है। तो यहां से लैम्डा वी क्यूब क्योंकि कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया, तो लैम्डा वी क्यूब टी 0 to t अपॉन टाइम। तो ये तो यहां से आ गया लैम्डा वी क्यूब टाइम अपॉन टाइम, तो ये कट गया यहां से, तो ये आ गया लैम्डा वी क्यूब। तो पी टू जो है वो लैम्डा वी क्यूब हो गया। पी वन है लैम्डा जी एल वी अपॉन 2। टोटल पावर जो है आंसर होगा, टोटल पावर विल बी टोटल एवरेज पावर P1 प्लस P2 होगा। तो हाफ लैम्डा जी वी एल प्लस लैम्डा वी क्यूब, ये पावर है उसके वेट के अगेंस्ट जो हम वर्क कर रहे हैं वो है, और ये है कि जो मास रेस्ट में है उसको उठाकर स्पीड हम वी दे रही है उसका पावर। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपको कोई अगर डाउट आ रहा है तो कमेंट में मुझसे पूछें, और मैं मैकेनिक्स के ऐसे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के लिए प्लेलिस्ट में जाएं।